नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए विषय पे हम जो चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। और ये लेक्चर और इसके कई जो भाग होंगे वो एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम पे होगा। मतलब जहाँ पे मास फिक्स्ड है, आपका सिस्टम फिक्स्ड है, कोई फ्लो नहीं है, तो ये क्लोज सिस्टम पे हम चर्चा करेंगे। और इस में मेन उद्देश्य ये है कि हम सबसे पहले तो बाउंड्री वर्क के बारे में जानना चाहेंगे कि बाउंड्री वर्क क्या होता है, पीडीवी जिसे कहते हैं हम वर्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन जो सामान्य तौर पे आपको मिलता है कई डिवाइसेस पे, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन, कंप्रेसर इत्यादि। इसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसको कैसे यूज़ करेंगे क्लोज सिस्टम पे जहाँ पे आपका फिक्स मास है। और फिर हम एक जनरल एक सामान्य तौर पे जो एनर्जी बैलेंस अप्लाई करते हैं क्लोज सिस्टम पे, वो उसको डेवलप करेंगे। उसको हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद स्पेसिफिक हीट क्या होता है और उसका कहाँ यूज़ होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फाइनली जो है वो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बारे में हम जानेंगे और कुछ उदाहरण को यूज़ करके हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इतने भी हम टॉपिक्स हम जो पढ़ेंगे उस पर कुछ उदाहरण हम लोग एग्जांपल करेंगे इस पे। और आशा करते हैं कि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम वर्क को समझने की कोशिश करते हैं। वर्क जब हम डिस्कस करते हैं या जो चर्चा करते हैं, तो इसका एक आमतौर पे इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट पे लगता है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का गुणा कीजिए आप जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन, जहाँ पे उसकी दिशा है फोर्स की, उसी पे आप ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो जब वर्क हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय गुणा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम ये दोनों चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ये फोर्स है उसी डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट है। और इसको जब ये आप इसको ये जो छोटा सा वर्क जो किया गया है, चूँकि ये अगर छोटा सा आप अगर डिस्प्लेसमेंट के बाद ले, जैसे डिफरेंशियल हम लोग टर्म पे कहते हैं dx, तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू। ओके। और इसी को आप अगर काफ़ी बार ये करते हैं कई बार, तो छोटे छोटे जो वर्क हो रहे हैं उसको ऐड कर सकते हैं, उसको आप जोड़ सकते हैं। और जब जोड़ते हैं तो इस टाइप के जो फॉर्म्स होते हैं उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ से इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया, ये इंटीग्रल हो गया, तो ये आपका वर्क हो गया। तो एक तरह से ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आम तौर पर ये इसका डेफिनेशन है, बट इसको आप डिफरेंट ढंग से भी समझ सकते हैं। कई बार आपको दिखेगा नहीं आसानी से कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड हुई है, मतलब ये है कि कोई मूव किया है। और इसके कई एग्जांपल्स हैं। आप जैसे कि आपका एक वायर अगर स्ट्रेच हुआ है तो ये भी एक वर्क हो गया, या एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी एक तरह काइंड ऑफ वर्क होता है। तो इससे कई जो तरह के एग्जांपल्स हैं, इसमें आपके वर्क का जो डेफिनेशन वो यूज़ हो सकता है। एक जेनरिक डेफिनेशन है कि कोई भी एक कार्य आप करते हैं, जैसे वर्क जिसे कह रहे हैं, जो एक सिस्टम करता है, तो ये एक सराउंडिंग पे करता है। मतलब सिस्टम के जो बाहर चीज़ है वो सराउंडिंग हो गई। और अगर वर्क हुआ है तो इसका एकमात्र प्रभाव आप ऐसे समझ सकते हैं कि एकमात्र प्रभाव जो है, अगर सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई एक वज़न है तो उस वज़न को उसकी ऊंचाई को बढ़ाने में हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर वर्क हुआ है तो सोल इफेक्ट, मतलब एकमात्र जो प्रभाव है वो कुड बी रेजिंग ऑफ अ वेट। मतलब ये है कि कोई भी वज़न जो जुड़ा हुआ है
अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि सिस्टम से शायद कोई चीज़ जुड़ी हुई है और आप वो जो वेट है वो बढ़ रही है क्योंकि वर्क हो रहा है सिस्टम पे। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे आप इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग ने इस बात पे चर्चा की थी कि वर्क जो है या हीट वर्क जो है हमेशा जो है वो बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री पे ही उसको आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग, ये एक आपका एक बैटरी मोटर सिस्टम है। तो ये हो गया आपका बैटरी और मोटर, ये हो गया आपका सिस्टम। और बैटरी से आप एनर्जी लेके अब मोटर से इस फ़ैन को अब चला रहे हैं। तो अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि इसका जो फोर्स है वो आपका काइंड ऑफ रोटेशनल है, तो ये टॉर्क की तरह काम करेगा। और लेकिन इसको अगर समझे, इस स्टेटमेंट को जो आपने बताया है, इस स्टेटमेंट को, इसको अगर समझे तो क्या ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप अगर समझना चाहें तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक पुली वेट सिस्टम में। कहने का मतलब ये है कि आपने जब इसे रिप्लेस किया तो चाहे वो ये एक्चुअल वेट है ना है या नहीं है, बट एक मात्रा इसका जो प्रभाव है वो उसको आप समझ सकते हैं कि वर्क है, सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे। और इसको अगर आप कल्पना करें कि ये फ़ैन की जगह आप अगर पुली और वेट डाल दें तो ये वेट, जब ये फ़ैन का जो शाफ्ट है वो अगर रोटेट करेगा, मतलब घूमेगा, तो ये वेट धीरे धीरे ऊपर आएगा। सो ये क्वेश्चन इसको भी समझ सकते हैं कि ये वर्क जो है वो क्रॉस कर रहा है बाउंड्री से, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है। और जैसे मोटर घूमता है तो वेट जो है ऊपर जाता है, तो इसका एक मात्र प्रभाव जो है वो बेसिकली वेट ऊपर करने में है, रेजिंग ऑफ अ वेट। तो ये काइंड ऑफ डेफिनेशन है वर्क का जो काफ़ी आमतौर पे यूज़ किया जाता है, कई किताबों में आपको ये दिखा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया है और सिस्टम सराउंडिंग का पे जो उसका प्रभाव है वो एक मात्रा आपका वेट ऊपर करने में लगता है। तो इस टाइप के कई डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बाउंड्री वर्क के बारे में। अगर बाउंड्री वर्क पे नोटिस किया जाए तो उसको सबसे आसान तरीके से आप समझ सकते हैं पिस्टन सिलेंडर के उदाहरण के तौर पे। तो ये एक एग्जांपल है, उदाहरण है। ये आपका एक पिस्टन है और पिस्टन का एक एरिया है, ओके, जो एरिया यहाँ पे है। और ये आपका फोर्स है जो बल है जो बाहर से लग रहा है, सराउंडिंग से लग रहा है, जिसे हम लोगों ने एक्सटर्नल कहा है। एक्सटर्नल मतलब जो सराउंडिंग के बाहर है, सॉरी, जो एक्सटर्नल मतलब जो सिस्टम के बाहर है। और एक गैस जो आपके सिलेंडर पे है, वो गैस का एक फोर्स उसकी वजह से भी लग रहा है। तो हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा, जो हमारी जिज्ञासा रही है, इसी पे होगी कि ये जो एफ एक्सटर्नल है वो ये जो बल है वो कितना चाहिए हमें। उदाहरण के तौर पे अगर इसको इस पिस्टन को धीरे धीरे आप पुश करें जिससे कि गैस जो है वो दब जाए, मतलब कंप्रेस हो जाए, और वॉल्यूम जो है जैसे कि आप वॉल्यूम आधा हो जाए, मतलब उदाहरण के तौर पे आधा हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के प्रश्न इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है समझना। और ऐसे में आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एफ एक्सटर्नल है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे कि आपको नीचे से अगर हीट दिया गया है तो ये गैस जो है वो एक्सपैंड होगा, मतलब बढ़ेगा। और ऐसे में अगर ऐसे में जब बढ़ता है तो ये कितना बाहर आपके सराउंडिंग पे जो सराउंडिंग का जो है वो कितना बल महसूस कर रहा है, कितना फोर्स फील कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो कंप्रेस कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है, दोनों में बाहर पे जो फोर्स है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब हम लोग इसका जो डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि सामान्य ढंग से हम जो इसके जो परिभाषा है वो मैकेनिकल वर्क
को, जो कि हम लोग बाउंड्री वर्क यहाँ पे कहेंगे, वो सिंपली ये है एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ एक्सटर्नल गुणा डिस्प्लेसमेंट। अब एफ एक्सटर्नल को हम अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म पे लिखा जाए तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करें एरिया से, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है, चूँकि एरिया इसका कांस्टेंट है, एरिया जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है आपका, ओके, ये तो सेम रहेगा ना हमेशा। तो ये जो है इसको हम लोग v के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो f डिवाइडेड बाई एरिया है वो हो गया p एक्सटर्नल। तो आपका वर्क का डिफरेंशियल वर्क, मतलब छोटा अमाउंट ऑफ वर्क, जब डिस्प्लेसमेंट ही आपका dl है और वॉल्यूम चेंज ही आपका dv है, उसको हम p एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई dv लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये जो p एक्सटर्नल है जो बाहर और जो p इंटरनल है, इसमें क्या अंतर है, और रियल एप्लीकेशन में तो ये अलग भी हो सकता है। हम लोग जो समझेंगे वो ये कि ये जो प्रोसेस है वो आमतौर से बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इतना धीरे धीरे हो रहा है जिससे कि आपका ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स जो अंदर लग रहा है, और फोर्स का मतलब यही हुआ कि प्रेशर जो है आपका क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि P इंटरनल है, P इंटरनल और P एक्सटर्नल में बहुत ही कम डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम अंतर है, जिससे कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो सेम हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ये नीड नॉट बी इक्वल, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये P एक्सटर्नल जो बाहर है और अंतर है वो P इंटरनल वो सेम हो। केवल इस कंडीशन पे, जिस कंडीशन को हम कह रहे हैं क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उस कंडीशन पे आपका जो है वो बहुत ही स्लो जो प्रोसेस है, जिसमें हम चेंजेस जो होते हैं, जब अगर प्रोसेस अगर एक्सपैंड हो रहा है तो ये बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो इतना धीरे धीरे चेंज हो रहा है जैसे कि आपका ये P इंटरनल और P एक्सटर्नल जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। आमतौर पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि F इंटरनल इज़ F एक्सटर्नल, ओके। तो ये जो कंडीशन है वो इसे कहते हैं क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम चीज़ होगी उसमें फोर्सेस बैलेंस होंगे, बट क्वाजी स्टैटिक का मतलब यह है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, जैसे कि किसी भी समय ये हम समझ सकते हैं कि ये इक्वल होगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये P इंटरनल तो जो इसके सरफेस पे लगा हुआ है पिस्टन के, बट ये जो आपके गैस है इसमें भी आपका प्रेशर है, ये भी चेंज हो सकता है। जब ये क्वाजी स्टैटिक या क्वाजी इक्विलिब्रियम हम लोग सिस्टम कहते हैं, ऐसे में ये कहते हैं कि P इंटरनल और जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है, मतलब ये है कि यहाँ पे भी सेम प्रेशर लगेगा जब यहाँ पे है। इसे कहते हैं होमोजीनियस, मतलब जब ये क्वाजी इक्विलिब्रियम में हम ये अज्यूम करते हैं कि गैस में जो फोर्सेस हैं और जो चेंजेस हैं, सब प्रॉपर्टी जो है वो होमोजीनियस हो गया, मतलब सब जगह एक ही प्रॉपर्टी है। ओके, सो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई भी बाउंड्री मूव करती है तो जो वर्क उसके साथ जुड़ा होता है उसी को हम बाउंड्री वर्क कहते हैं। तो जो डेफिनेशन है बाउंड्री वर्क का वो है कि ये जो बाउंड्री है, जैसे कि ये पिस्टन सिलेंडर हो गया, क्योंकि इसका पिस्टन जो है वो आपका ऊपर नीचे होगा, तो ऐसे जो वर्क होगे जो इसके साथ जुड़ा होगा उसे बाउंड्री वर्क कहते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि इस डिफरेंशियल फॉर्म में बाउंड्री वर्क को हम FDL कह सकते हैं। यहाँ पे अगर इस चित्र को अगर देखें तो यहाँ पे इनिशियली ये ऐसा था, यहाँ पे इसका प्रेशर P था जैसे कि इसमें दिखाया गया है, और जो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट वो DS अगर दिया गया है तो इसका जो वर्क किया गया है, जो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है वो है del V, ओके, और वो होगा फोर्स, ओके, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है ये वाला, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो DS। सो एक्सटर्नल फोर्स को हम P टाइम्स A भी कह सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा,
और इसको पी डी वी कह रहे हैं हम बेसिकली, और पी यहाँ पे हम लोग हमेशा एक्सटर्नली लिख रहे हैं। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपका टोटल, हो गया टोटल वर्क, बाउंड्री वर्क इज़ इंटीग्रल ऑफ वन, यहाँ से वन से मतलब एक पहला पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये टोटल वर्क होगा एक प्रोसेस जो कि 1 से 2 के बीच में हुआ है। ये एक्सपेंशन के लिए भी सिमिलर एक्सप्रेशन रहेगा, सेम ही आपका एक्सप्रेशन रहेगा, और कंप्रेशन के लिए सेम रहेगा। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसमें हम कैसे समझेंगे, जब आप एक्सप्रेशन निकाल के कैलकुलेट करें तो हम कैसे समझेंगे कि ये वर्क जो है सिस्टम ने किया है या सराउंडिंग ने किया है। तो जैसे कि आप इंट्यूशन, आपका जो मन बहुत ही आमतौर पे समझ में आएगा कि जब कंप्रेशन होता है तो नेचुरली कंप्रेशन में क्या होगा कि भाई आपका सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, तभी तो आपका गैस कंप्रेस हो रहा है। और जब एक्सपेंशन होता है, जब गैस एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग जो है वो सराउंडिंग पे सिस्टम काम कर रहा है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है। और डेफिनेशन हमने यही कहा है वर्क का कि जब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है तो उसे पॉजिटिव कह रहे हैं, और सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है तो उसे नेगेटिव कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि एक्सपेंशन जो है वो में सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे काम करता है, ओके। तो ऐसे केस में आपका WB जो है वो पॉजिटिव होगा, ओके। और कंप्रेशन में WB नेगेटिव होगा, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे काम करता है, ओके। तो ये एक बेसिक रूल्स और अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना ये। इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। ये स्पेसिफिकली अब हम बात करेंगे, क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को। ये प्रोसेस जब हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं, जब हम लोग इस पर परिभाषा दे रहे हैं, वो ये है कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, नियरली, या इसको समझ लीजिए इक्विलिब्रियम में रहता है। कहने का मतलब है अगर आपने कोई प्रोसेस किया है, सपोज़ 1 से शुरू किया है और 2 तक जाना है, इसी को समझ लेते हैं जो पिस्टन सिलेंडर है जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। और इसमें इनिशियली ये एक्सपेंशन है, ये 1 से है, और ये PV डायग्राम है, ओके। और ये आपका इनिशियली वॉल्यूम V पे है, और V से आपको 2 पे जाना है, V2 पे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के माध्यम से आप ये कंप्लीट कर रहे हैं। पिस्टन जो है इनिशियली स्टार्ट होता है यहाँ से, और धीरे धीरे ये जो है हर पॉइंट पे धीरे धीरे ये एक्सपैंड हो रहा है, और हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब वो हुआ कि भाई ये जो सिस्टम है, हर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो गैस की सब सेम रहेगा, और ऑफ कोर्स P इंटरनल जो है वो P एक्सटर्नल के बराबर होगा। इस टाइप की हम लोग डेफिनेशन और इसकी परिभाषा है। जब आप ये करते हैं तो ऐसे केस में एरिया अंडर द कर्व, चूँकि हमने कहा है कि PdV हमारा जो वर्क है, तो एरिया अंडर द कर्व जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, है ना। तो चूँकि आपने पहले भी नोटिस किया कि ये सब जो है जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो PdV डायग्राम में, P वर्सेस V डायग्राम में प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 2 के अंदर जितना भी एरिया है, ये सब एरिया जो है वो आपका वर्क से रिलेटेड है, वही आपका बाउंड्री वर्क है, ओके। तो अगर आपने ये प्रोसेस किया, ये क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो किया, तो वो आपको ग्राफिकली भी आप निकाल सकते हैं कि कितना वर्क है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने ये आपके पास प्रोसेस स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, और किसी माध्यम से आपने 3 प्रोसेस आपने डिसाइड किया, ABC, जो ये दिखा रहे हैं इसमें, और इसके जो पाथ है वो अलग अलग है,
तो ऐसे स्थिति में आप नोटिस कीजिएगा कि भाई चूँकि आप क्वाजी इक्विलिब्रियम है, तो आप हर को जैसे डब्ल्यू ए को भी आप इंटीग्रेट पी डी वी कर सकते हैं। इसी तरह आप डब्ल्यू बी को भी कर सकते हैं, डब्ल्यू सी को भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये 1 to 2 है, फार्मूला आपका सेम है, डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से आप तीनों में यही निकालेंगे पी डी वी, परंतु पाथ अलग अलग है इसका, और ये जो एरिया है ये अलग अलग है इसके साथ। कहने का मतलब ये जो है, जैसे ये वाला है आपका जो मैं डैश कर रहा हूँ, ये हो गया आपका डब्ल्यू सी, और इसके ऊपर वाला ये एरिया जो है ये हो गया आपका डब्ल्यू बी। और ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि डब्ल्यू सी सबसे छोटा होगा, डब्ल्यू बी बड़ा होगा, डब्ल्यू ए उससे बड़ा होगा, क्योंकि इसके एरिया अंडर द कर्व अलग अलग है। अब इसको ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे में अगर नेटवर्क का जो है, अगर आपने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिस्टम है आपके पास जो कि 1 से 2 काम करती है, वो सराउंडिंग पे काम करती है, और उसके बाद वापस उस सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है और उसको वापस लेके आता है, लेकिन ऐसे स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम पाथ अपनाए, वो पाथ जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो अभी एग्जांपल है यहाँ पे, इसे कहते हैं साइकिल की। इसमें आपको दिखाएंगे पीवी डायग्राम पे 1 से हमने शुरू किया, और प्रोसेस जो है बी एक पाथ है, इससे हम 1 से 2 के पास गए, और उसके बाद 2 जो है सिस्टम का इनिशियल स्टेट अगर 2 समझे, तो 2 से वापस अगर 1 पे आए तो वो एक अलग पाथ पे के थ्रू आए, वो जो कि हम लोग हमने डिफाइन किया है। ऐसे में जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, वो इसका ये इनिशियल वर्क है W1 to 2, और ये हो गया आपका W2 to 1। ओके, तो नेट क्या हो गया, नेट होगा जो इसका W2 to 1 माइनस W1 to 2। तो ये एक सिंपल ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं ये नेटवर्क है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इस टाइप के जो साइकिल है वो आमतौर पे इंजीनियरिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है। इसीलिए ये आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी इसी एग्जांपल को आप लेके समझ सकते हैं, इसी एग्जांपल को लेके आप समझ सकते हैं जो पिस्टन सिलेंडर है। अब इसी पिस्टन सिलेंडर पे जो ये वापस जैसे 1 से 2 के पास यहाँ पे गए, अगर हम कहते हैं कि अब 2 से जो है वो 1 पे वापस आना है, तो पाथ उसकी अलग हो जाएगी, क्योंकि अब क्या है कि सराउंडिंग गैस इनिशियली लेट से हाई टेम्परेचर प्रेशर पे था, और इसी माध्यम से वो एक्सपैंड हुआ और जाके कहीं रुका जहाँ पे प्रेशर जो है वो बाहर सराउंडिंग का जो प्रेशर है उसके बराबर हो गया फाइनली। ओके, या उसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि स्लोली हीट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आपका सराउंडिंग के प्रेशर से मैच कर रहा है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिस्टन इनिशियली 1 से 2 प्रोसेस अपनाया जिसमें कि गैस एक्सपैंड कर रही है, और अब 2 से 1 उसे कंप्रेस होना है, तो सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगी, और इसके जो पाथ होगा वो कोशिश नॉर्मली तो ये रहती है कि सेम रहे, जिससे कि इफ़ेक्टिव जितना नेटवर्क जो है वो को कंट्रोल किया कर सके। पर यह कोशिश तो नॉर्मली इसी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने में रहती है कि किस तरह से आप जो नेटवर्क है उस पर आप कंट्रोल कर सके, क्योंकि आखिरकार नेटवर्क आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए ये डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। पर ये अगर माने आपकी वापस जब कर रहे हैं आप 2 से 1 पे, तो ये आपका पाथ हो गया, तो एरिया जो टोटल जो वर्क किया है इफेक्टिवली जो आपने काम किया है इस प्रोसेस में 1 to 2 और 2 to 1 में, ये आपका इतना जो शेडेड एरिया है वो आ गया। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया नेट बाउंड्री वर्क के कॉन्सेप्ट को।
अब क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दो तीन एग्ज़ाम्पल लेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कैसे क्या इसका प्रभाव जो है कहाँ कहाँ पड़ सकता है और किस तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बाउंड्री वर्क जो एक कांस्टेंट प्रोसेस के लिए है, जो कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए है। ओके, तो एक टैंक ले लेते हैं, क्लोज सिस्टम है, मास फिक्स्ड है इसका, ये एयर है, ये आपका P1 इनिशियली 500 किलो पास्कल है और टेम्परेचर जो है इनिशियली 150 डिग्री सेल्सियस है। अब इस एयर को हम कूल करते हैं, और जो कूल कर रहे हैं तो इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो बेसिकली कम हो जाएगा। तो ऐसे में इनिशियल स्टेट अगर 1 ये है तो फाइनल स्टेट अगर ये होता है, उदाहरण के तौर पे तो इसका बाउंड्री वर्क, इस पूरे प्रोसेस में बाउंड्री वर्क क्या होगा, तो ये प्रश्न है। तो अगर आप नोटिस करें तो इसका ये क्लोज कंटेनर है, मतलब इसका ये रिजिड है। ओके, ये सिंपल सा बॉक्स में है या कंटेनर में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इस ढंग से समझे कि ये प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, तो इनिशियली प्रेशर ये 500 किलो पास्कल था, ये आपका 400 किलो पास्कल है, और ये आपका 1 से 2 के बीच में ऐसा होता है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है इसका। और वॉल्यूम फिक्स्ड है इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व जो है वो 0 है। तो अगर WP अगर देखा जाए तो ये 0 है, इसका मतलब ये 0 है। कहने का मतलब WB जो है कांस्टेंट प्रोसेस के लिए हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, और वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम लोग पिस्टन सिलेंडर कंसिडर करेंगे, एक डिवाइस। ओके, तो ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका P एटमॉस्फेयर है, और ये इसमें कोई मास हो सकता है, मास कुछ भी ले सकते हैं फ़िलहाल, अभी इस पे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अंदर क्या है इस सिस्टम पे, वो 5 kg आपका स्टीम है, इस पे 400 किलो पास्कल प्रेशर है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ये समझिए कि इस पर हीट अप्लाई किया गया है, जिससे कि आपका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो है वो 250 तक पहुंच जाए। तो ये फाइनल, ये T2 हो गया, ये मान लीजिए ये P1 है, ये T1 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस में WB मतलब कितना है, वर्क, बाउंड्री वर्क कितना है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये इसका प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है। चूँकि P एटमॉस्फेयर बाहर को हमेशा फिक्स रहेगा और मास इसका फिक्स्ड है, तो बाहर का प्रेशर और टोटल जो प्रेशर अप्लाइड है सिस्टम पे वो फिक्स्ड है। अब ये प्रोसेस को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, मतलब जब हीट अप्लाई हो रही है तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, और वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन प्रेशर फिक्स्ड है इसका। तो P एक्टिंग जो सिस्टम पे लग रहा है वो, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मास है पिस्टन का वो सेम है।
इसीलिए प्रेशर उसका सिस्टम पे जो लग रहा है वो सेम है। तो कहने का मतलब डब्ल्यू बी जो है वो पी डी वी है, इसको मैं पी डी वी लिख सकता हूँ। और चूंकि इसका मास फिक्स्ड है तो मैं मास जो सिस्टम का फिक्स्ड है तो मास को बाहर निकाल के स्पेसिफिक वॉल्यूम में, ये आ गया आपका पी एम स्पेसिफिक वॉल्यूम 122, और ये आ गया आपका V2 माइनस V1। इसको मैं और दोबारा से लिख लेता हूँ। प्रेशर जो कांस्टेंट है, मास ऑफ द स्टीम, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम जो सेकंड स्टेट पे है, और ये V1। तो ये आपका WB होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। सो पहला ये क्वेश्चन ये उठता है, चूँकि हम स्टीम से डील कर रहे हैं, अगर ये एयर होता तो हम आइडल गैस लेके एज्यूम करके सॉल्व कर सकते थे। चूँकि हम स्टीम है इस सिस्टम में, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इसकी जो स्टेट के हिसाब से ये सैचुरेटेड है, सुपर हीटेड है, किस स्टेट में है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सैचुरेट टेबल देखते हैं, और 400 किलो पास्कल जो आपका टेबल A5 होगा, वहाँ का जो सैचुरेशन प्रेशर टेबल है उसमें 400 किलो पास्कल पे देखते हैं कि इसका टी सेट कितना है। तो जब आप इस पर नज़र देंगे इस टेबल पे, तो टी सेट 400 किलो पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग जो है 143.61 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है। और ये जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस है। तो हम जानते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए प्रेशर वॉल्यूम टेबल पे, तो ये अगर P दिया हुआ है तो इसका जो टी सेट है, जो कॉरस्पॉन्डिंग T है, वो आइसोथर्म का जो लाइन है वो ये निकल के आता है। तो ये आपका टी सेट हो गया, जिस पे कि ये 2 फेज सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने भी है आपका, ये सब सुपर हीटेड निकल के आएगा। चूँकि इस प्रेशर पे का टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर 143 है, और ये आपका टी सेट से ऊपर है, तो ये निकल के आता है सुपर हीटेड। इसीलिए आपको A6 टेबल देखना पड़ेगा, और उस टेबल पे आपको 400 किलो पास्कल जो कि निकल के आता है 0.4 मेगा पास्कल, इसकी टेबल देखनी चाहिए। अब ये जब टेबल आप देखेंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस का पे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल के आता है 0.53434 मीटर क्यूब पर केजी, और 250 पे आता है 0.59520 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, ये आपका इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो कि V1 हो गया। ये आपका फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो कि V2 है। अब आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है, और आप बेसिकली इसे जो है इक्वेशन में डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी ट्राई करते हैं। तो ये आपका WB क्या था? WB आपका PM V2 माइनस V1, और प्रेशर आपका है 400 किलो पास्कल, मास आपका है 5 kg, वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.5952 जो V2 है, माइनस 0.53434 जो है ये आपका मीटर क्यूब पर केजी हुआ, ये आपका मीटर क्यूब पर केजी हुआ। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना है किलो जूल्स में, तो आपको 1 किलो जूल जो है वो आता है 1 किलो पास्कल मीटर क्यूब। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे केजी किलो पास्कल से चला गया केजी, और यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। केजी यहाँ से कैंसिल हो गया, और मीटर क्यूब यहाँ से कैंसिल हो गया, और किलो पास्कल यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आता है 121.7 किलो जूल्स। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव निकल के आया, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है तो मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। सिस्टम इज डूइंग वर्क, मतलब सराउंडिंग पे काम कर रहा है। ओके, अब इसको अगर पी वी डायग्राम में दिखाते हैं हम तो ऐसे दिखाते हैं पी वी, तो ये आ गया था 1 to 2। ओके, और ये आपका होता है एरिया अंडर द कर्व, जो ये निकल के आता डब्ल्यू बी। तो ये आपका हो गया बाउंड्री वर्क फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब एक और उदाहरण लेते हैं और ये आखिरी उदाहरण होगा। ये है आपका पिस्टन सिलेंडर जिसमें कि एयर है। ये इनिशियल वॉल्यूम इसका ये दी हुई है 0.4 मीटर क्यूब और प्रेशर 100 किलो पास्कल है। 1 से 2 ये कंप्रेस हो रही है, ध्यान दीजिए ये कंप्रेस हो रही है, और ये V2 जो फाइनल दिया हुआ है वो 0.1 मीटर क्यूब है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका हमें निकालना है WB। ठीक है, अब WB तो हम लोग PdV कहेंगे भाई। इसमें हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और आइडल गैस है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू MRT। चूँकि मास कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट भी फिक्स्ड है इस पर्टिकुलर पे, एयर का टेम्परेचर भी, तो ये एक तरह से ये कांस्टेंट हो गया। तो कहने का मतलब P को मैं लिख सकता हूँ C/V। तो मैंने जब लिखा इसे C/V dV 1 to 2, चूँकि C कांस्टेंट है तो ये निकल के आ गया C ln V2/V1, और C को हम लिख सकते हैं P1V1, चूँकि C कांस्टेंट है, ये P2V2 भी होगा, तो ये हो गया P1V1। और P1 पता है मुझे, इनिशियली V1 पता है, ln 2 पता है। तो अब ये है कि इसको हम इस पे इसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू हम डाल रहे हैं तो ये आ गया 100 किलो पास्कल। वॉल्यूम आपका पॉइंट इनिशियल है 0.4 मीटर क्यूब और ln 0.1/0.4, और इसको किलो पास्कल किलो जूल्स में डाल सकते हैं, 1 किलो जूल्स बाई 1 किलो पास्कल मीटर क्यूब। तो ये फाइनल निकल के आता है -55.5 किलो जूल्स। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रही है। इसका यही मतलब है कि ये आपका WB है, सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रही है, और ये कंप्रेसिव सिस्टम है और ये कंप्रेसिव प्रोसेस है। मतलब कंप्रेशन में हमेशा जो है सराउंडिंग सिस्टम पे काम करती है, इसीलिए हमेशा आपका जो वर्क बाय डेफिनेशन विल जो है वो नेगेटिव ही आता है। तो कंप्रेशन वर्क जो है हमेशा नेगेटिव, चूँकि वो सिस्टम पे काम करता है तो इसलिए वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। तो ये आपको समझ सकते हैं, जैसे एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंसिव वर्क हो गया पॉजिटिव और कंप्रेसिव वर्क हो गया आपका नेगेटिव। तो ये आपका एक इस लेक्चर में हम लोगों ने यही मेन मुद्दा यही था कि किस तरह से हम PdV को डिस्क्राइब करें, समझें, और हमने कई एग्जांपल के माध्यम से डिफरेंट प्रोसेसेस को समझाए। और इसको हम जारी रखेंगे अगले लेक्चर में भी। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले लेक्चर पे। सी यू सून।